आपने पिछले लेक्चर में जो कवर किया था ए ट्रांसपोज एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर आपके पास टू मैट्रिसेस गिवन हो तो उसका आप इनवर्स किस तरह फाइंड आउट कर रहे थे। अगर टू मैट्रिसेस गिवन होंगे तो उसका इनवर्स ऑलवेज रिवर्स ऑर्डर में आएगा। इस तरह आपने ए इज इक्वल्स टू एल यू जो मैट्रिक्स ए था उसकी फैक्टराइजेशन देखी थी। फैक्टराइजेशन आप क्यों करते हो? आप इसलिए करते हो कि आपके पास जो मैट्रिक्स आता है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड वाली फॉर्म यानी आप लेकर आते हो, जिसमें आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करने के बाद x1, x2 और x3 को, ये जो आपके अननोन कांस्टेंट अननोन वेरिएबल्स होते हैं, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ जब आप फैक्टराइजेशन के लिए जो आपने लास्ट में एग्जांपल भी देखी थी कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है तो आप उससे एलिमिनेशन मैट्रिक्स यानी E2 1 इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप गिवन मैट्रिक्स ए की 2 1 पोजीशन को ज़ीरो करोगे। इस तरह यहाँ गिवन मैट्रिक्स ए की E3 1 मैट्रिक्स के थ्रू इस एलिमिनेशन मैट्रिक्स या एलिमेंट्री मैट्रिक्स के थ्रू 3 1 पोजीशन को ज़ीरो करोगे, और यहाँ आप E3 2 पोजीशन को ज़ीरो करोगे। तो जो ज़ीरो करने के लिए आप मैट्रिसेस लिखते हो उससे जो प्रोसेस अप्लाई करते हो वो एलिमिनेशन का करते हो, और इन मैट्रिसेस E2 1, E3 1 और E3 2 को आप एलिमेंट्री मैट्रिसेस जो है वो कॉल करते हो। अब यहाँ जब आप इसका इन्वर्स लोगे E2 1, E3 1 और E3 2 का, तो इस तरफ आप इसका रिवर्स ऑर्डर लिखोगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप रिवर्स ऑर्डर क्यों लिखते हो। E2 1, E3 1 इन्वर्स, E3 2 इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई यू। यहाँ जो आप फैक्टराइजेशन डिस्कस कर रहे हो इसमें नो रो एक्सचेंज, और नो रो एक्सचेंज तब आएगा कि जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स ए है उसमें पिवट पोजीशन कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। आप लोगों को पता है पिवट पोजीशन 1 1 2 2 और 3 3 जो है ये आपके पास पिवट्स पोजीशन होती है। ये आपकी ज़ीरो कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो आप इसमें नो रो एक्सचेंज का प्रोसीजर करोगे, कोई भी रो एक्सचेंज नहीं करोगे। और अब यहाँ आप इसको, ये जो आपके आपने एलिमेंट्री मैट्रिसेस के इन्वर्सेस लिए हैं, इसको आप L कॉल कर रहे हो। L इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्सेस। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप इस फॉर्म में भी तो लिख सकते थे ना, यानी जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करके आपके पास जो U मैट्रिक्स आ रहा है, यू मैट्रिक्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो गॉस एलिमिनेशन मेथड था उसमें यानी आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते थे, तो इसी यू मैट्रिक्स के ऊपर आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू फाइंड आउट करोगे x1, x2, x3 को। तो आप ए इज इक्वल्स टू एल यू, और एल इसमें इन्वर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस मेथड को क्यों प्रेफर करते हो? मैं आपको एग्जांपल से ये शो करती हूँ। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स जो है वो ए हो, फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, अब आपने क्या करना है कि E2 1 पोजीशन को ज़ीरो करना है, E3 2 पोजीशन को ज़ीरो करना है और E3 1 पोजीशन को ज़ीरो करना है। लेकिन यहाँ एलिमेंट्री मैट्रिक्स E3 1 गिवन नहीं है, तो कोई भी रीज़न हो सकती है। ये हो सकता है कि वो ऑलरेडी ज़ीरो हो, इसलिए आपने वो मैट्रिक्स जो है वो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी तब। तो आपका अगर E3 2 मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल जो है वो आपके पास इस फॉर्म में आ रहा है, इस तरह E2 1 जिससे आपके मैट्रिक्स ए की 2 1 पोजीशन ज़ीरो हो रही है, वो फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स जो है वो इस फॉर्म में है, तो उससे आपके पास जो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे E2 1 को E3 2 को, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ 1 0 0 इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी फर्स्ट रो एज इट इज़ आ रही है, आपने वो लिख दिया। 0 1 0 इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 1 0 एज इट इज़ आ रही है, यानी ये 1 इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी सेकंड रो एज इट इज़ आ रही है, आपने वो सेकंड रो -2 1 0 एज इट इज़ लिख दी। अब यहाँ आपको 10 -5 और 1 के लिए आप किसी मेथड के थ्रू भी कर सकते हो,
एक तो आप ये कर सकते हो, इसमें फर्स्ट रो यूज़ नहीं हो रही और सेकंड रो को -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और थर्ड रो को यहाँ जो आपके पास E21 मैट्रिक्स की सेकंड रो है इसको -5 से मल्टीप्लाई करोगे और उसको थर्ड रो में ऐड कर दोगे। इस तरीके से भी कर सकते हो। और आप किस तरीके से कर सकते हो कि आपके पास जो ये वाला 10 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप थर्ड रो यानी 0 -5 1 और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जब आप ये करोगे तो यहाँ आपके पास 10 आ जाएगा। इस तरह यहाँ -5 के लिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ -5 आ जाएगा। और इसी तरह जब आप थर्ड रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इस जगह जस्ट 1 आएगा। अब यहाँ जब आप इसका आप इसके थ्रू ये देखना चाह रहे हो कि आप A = LU में, यानी L जो है वो आपके इन्वर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उस फॉर्म को क्यों प्रेफर कर रहे हो, आप इस फॉर्म को क्यों नहीं प्रेफर करते EA = U। अब जब आप इन्वर्सेस की फॉर्म में लोगे, अब यहाँ 1 0 0 में साइन चेंज नहीं होगा। इस तरह जो आपकी आइडेंटिटी पोजीशन है उनका साइन चेंज नहीं होता। 0 1 0 इसका भी साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ आपके लिखोगे 0 5 1। यहाँ आपने जो E32 का आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो यहाँ जो इसका इन्वर्स आ जाएगा वो इस जगह 5 का साइन चेंज होगा। और जब आप E21 का इन्वर्स लिखोगे तो यहाँ 1 0 0 इस तरह इन जो आपकी डायगोनल में 1 पोजीशन है इनका साइन चेंज नहीं होना, और यहाँ 2 का साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने यहाँ उसी तरह ही 2 का साइन पॉजिटिव लिखा। अब इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, अब 1 0 0 मीन्स आपकी फर्स्ट रो एज इट इज़, 2 1 0। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इस केस में यहाँ सेकंड रो जो है वो 0 1 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप मैट्रिक्स A × B करो या B × A करो तो ये कम्यूटेशन लॉ को फॉलो करते हैं, तो आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हो। तो यहाँ आपकी 2 1 0 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरह यह 0 0 1 इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी थर्ड रो एज इट इज़ आ जाएगी, तो 0 5 1। तो अब आप यहाँ से इस रीज़न को देख सकते हो, कंक्लूजन टू प्रेफर L इंस्टेड ऑफ E। The order that the matrices come for L is the right order. 2 and 5 don't sort of interfere to produce 10. In L, the multipliers just sit in the matrix L to no L. No work to do, just keep record of what those multipliers were, and that gives L. If no row exchanges, multipliers go directly into L. नंबर्स ड्यूरिंग एलिमिनेशन स्टेप। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जब आपने EA = U की फॉर्म में लिखा था, तो यहाँ आपके 10 और -5 ये वाले जो नंबर्स हैं ये चेंज हो रहे थे, यानी ना वो आपके E21 का पार्ट थे, ना ही E32 का पार्ट थे। आपको उसके लिए मल्टीप्लिकेशन या एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर करना पड़ा। लेकिन जब आपने A = LU की फॉर्म में लिखा, यानी जो आपका एलिमेंट्री मैट्रिसेस थे उसका आपने इन्वर्स लिख लिया, अगर उस फॉर्म में लिखा तो आप यहाँ देख सकते हो कि कोई भी यानी उसमें परफेक्ट जो पोजीशन होती है वो मल्टीप्लायर्स की होती है। अब यहाँ देख सकते हो कि यहाँ 2 1 0 इस तरह 0 5 1, आपको एक्स्ट्रा लेबर बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी, वो आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन होगी। तो वही चीज़ है कि इन L द मल्टीप्लायर्स जस्ट सिट इन द मैट्रिक्स L to no L एंड नो वर्क टू डू। ठीक है, और यहाँ आप ये देख सकते हो कि आपके पास बेनिफिट ऑफ एलिमिनेशन प्रोसीजर क्या है। अब आपके पास किसी भी ऑर्डर का मैट्रिसेस हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 100 बाय 100 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप क्या करोगे कि ये 1 जो है ये आपकी पिवट पोजीशन है, ये 0 नहीं होनी चाहिए। जो ये सारी आपका कॉलम होगा उसके नीचे वो आप 0 करोगे। तो उसके लिए जो आपके पास आप ऑपरेशंस करोगे, यानी यहाँ आपका 1 और इस जगह
ऑल जो नंबर्स हैं वो ज़ीरो होंगे। उसके बाद ये वाली पोजीशन जो है, जो यहाँ शो की हुई है रेक्टेंगल से, सॉरी स्क्वायर से, तो यहाँ भी आपकी ये वाली पोजीशन भी आपकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए जो आप ऑपरेशंस करोगे वो ऑलमोस्ट 100 बाय 100 ऑपरेशंस करोगे। अगर आपके पास मैट्रिक्स जो है वो 100 बाय 100 ऑर्डर का हो, तो ये मीन्स आप n स्क्वायर जो है वो ऑपरेशंस करोगे। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट प्रोसीजर करना है वो ये करना है कि ये वाली जो आपकी पिवट पोजीशन है ये ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ जो आपकी तमाम इसके नीचे नंबर्स होंगे, इसके नीचे वो ज़ीरो होंगे। तो यहाँ जो आप ऑपरेशंस करोगे वो ऑलमोस्ट 99 स्क्वायर ऑपरेशंस करोगे, या आप लिख सकते हो n-1 ऑपरेशंस करोगे। तो काउंट ऑफ एलिमिनेशन स्टेप्स ऑन ए क्या आ जाएगा, n स्क्वायर n-1 स्क्वायर प्लस n-2 स्क्वायर एंड सो ऑन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है वो कितने होंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है वो ऑलमोस्ट 1/3 n³ होंगे। और उसके रीज़न ये है कि जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो वो आपके पास n स्क्वायर ही आ जाएगी। इंटीग्रेशन नहीं होता कि आप उसको कंबाइन, उनकी जितने भी नंबर्स हैं उनको कंबाइन करते हो, तो वो आपके पास मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस आएंगे वो 1/3 n³ आएंगे। और यहाँ इसी तरह जो आपका मैट्रिक्स ए होगा, जो ये वाला मैट्रिक्स ए है, इसको भी आप फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू LU में स्प्लिट करोगे। और इस ये जो आपका मैट्रिक्स ए होगा ये सम राइट हैंड साइड बी के इक्वल होगा। तो हमें जो राइट हैंड साइड बी के लिए ऑपरेशंस चाहिए होंगे वो लेस ऑपरेशंस चाहिए होंगे, यानी आप उसको प्रोसेस कर सकते हो एट लो कॉस्ट। तो आपको पता ही है ना कि इसमें जो आप ऑपरेशंस करोगे यानी तमाम को 0 0 करने के लिए करोगे, वो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का करोगे। यानी आप ये कर सकते हो कि रो 1 को या किसी भी रो से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसको किसी रो में से यानी किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको किसी और रो में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास जो रो एक्सचेंज यानी जो आपने पिछला प्रोसीजर देखा फैक्टराइजेशन का, इसमें रो एक्सचेंज का प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं था। आप रो एक्सचेंज का प्रोसीजर तब करते हो कि जब आपके पास पिवट पोजीशन में 0। तो उसके लिए जो आप मैट्रिसेस लिखते हो वो परमुटेशन मैट्रिसेस लिखते हो। और यहाँ अगर आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स हो तो 6 आपके पास परमुटेशन जो मैट्रिसेस हैं वो हो सकते हैं। अगर आप अगर यहाँ इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपकी कोई भी रो जो है वो एक्सचेंज नहीं होगी। और डेट देन इंक्लूड आइडेंटिटी, दिस परमुटेशन मैट्रिक्स डज नॉट डू एनीथिंग, यानी ये आपकी किसी भी रो को एक्सचेंज नहीं करेगा। अगर आप उस परमुटेशन मैट्रिक्स को लिखना चाह रहे हो जिसमें आप रोज़ 1 और 2 को एक्सचेंज करना चाह रहे हो तो आप क्या लिखोगे P1 2। इसको हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। अभी मतलब आप ये देखो कि रो एक्सचेंज के लिए आप कौन कौन से परमुटेशन मैट्रिसेस लिखते हैं। अगर आपने रो 1 और 2 को एक्सचेंज करना है तो आप यहाँ इसको 0 1 0 1 0 0 0 0 1 ये वाला मैट्रिक्स लिखोगे। इस तरह अगर आप P1 3 यानी ये वाला मैट्रिक्स लिखना चाह रहे हो, रो 1 और 3 को एक्सचेंज करना चाह रहे हो, तो आपका मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगा, 3 की जगह या जो रो 1 थी उसकी जगह आप 0 0 1। इस तरह सेकंड रो में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 0 1 0 था वो एज इट इज़ आएगा। और थर्ड रो में आप फर्स्ट रो को लिखोगे 1 0 0। इस तरह P2 3, इसमें आपने क्या करना है कि रोज 2 और 3 को आपस में स्विच करना है। उसके लिए जो आप परमुटेशन मैट्रिक्स लिखोगे इसमें फर्स्ट रो 1 0 0,
इस तरह सेकंड रो की जगह 0 0 1 और थर्ड रो की जगह 0 0 1 0। यहाँ अगर आप ऑल रोज को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, इस तरह देख सकते हो कि आपने रो 1 की जगह रो 2 को लिख दिया, रो 2 की जगह रो 3 को लिख दिया, रो 3 की जगह रो 1 को लिख दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ एक्सचेंज ऑल रोज वाले परम्यूटेशन मैट्रिसेस लिखे। इस तरह यहाँ इस केस में भी क्या है कि 0 0 1, यहाँ आप फर्स्ट रो की जगह थर्ड रो को लिख रहे हो, या थर्ड रो को फर्स्ट रो में ले आए, फर्स्ट रो आपकी लो में चली गई, उसके बाद सेकंड रो एज इट इज़ आ रही है। आप यहाँ ये भी देख सकते हो कि जो आपने ये दो परम्यूटेशन मैट्रिसेस लिखे हैं ये एक दूसरे का इनवर्स भी है। और ये जो आपने ऑल 6 परम्यूटेशन मैट्रिक्स लिखे ये आपके रो एक्सचेंज मैट्रिसेस हैं। आप यहाँ अगर इन परम्यूटेशन मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हो तो वो आपके ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ठीक है, यानी ट्रांसपोज आपका इस केस में परम्यूटेशन में इन्वर्स के इक्वल होगा। जिस तरह आपने यहाँ P1 2 इसका इन्वर्स लिखना है तो आप इसको किस तरह लिखोगे कि आप इसका ट्रांसपोज लिख दोगे तो वो आपके पास इन्वर्स आ जाएगा। एंड व्हाट शुड वी डू टू गेट बैक वेयर वी स्टार्टेड द सेम थिंग। सो दिस P1 2 इज द ओन इन्वर्स, यानी ये आप इसको इन्वर्स मैट्रिक्स भी कॉल कर सकते हैं। इसका इन्वर्स जो है वो एज इट इज़ यही वाला मैट्रिक्स होगा। इस तरह अगर आपके पास 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स है उसके आपने परम्यूटेशन मैट्रिसेस लिखने हैं तो आपके पास 24 परम्यूटेशन मैट्रिसेस हैं। अब आपने बेसिकली जो देखना है वो ये देखना है कि आपने फैक्टराइजेशन की एलयू फैक्टराइजेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ आपके पास जो मैट्रिक्स ए गिवन है वो 2 1 3 4 -1 3 -2 5 5 इस फॉर्म में गिवन हो, आपके पास आपने सॉल्व क्या करना है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी और बी भी आपको गिवन वेक्टर फॉर्म में है 1 -4 9। आपने यहाँ वेक्टर मैट्रिक्स एक्स को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे कि एलिमिनेशन की जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करते हुए पहले मैट्रिक्स ए की फैक्टराइजेशन करोगे, फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आप एक्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करोगे। यहाँ अब आपके पास ए मैट्रिक्स में जो 2 -1 और 5 पोजीशंस हैं ये आपके पास पिवट्स पोजीशन, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, और ये 4 -2 और 5 ये वाली पोजीशन ज़ीरो होनी चाहिए। अब इन पोजीशंस को ज़ीरो करने के लिए यानी यहाँ आपने इन पोजीशंस को 2 1 3 1 और 3 2 पोजीशंस को ज़ीरो करने के लिए जिस मैट्रिक्स से आप E2 1 को फाइंड आउट करोगे, उसके बाद E3 1 को फाइंड आउट करोगे, E3 2 को फाइंड आउट करोगे, जो आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिसेस आएंगे उसको आप इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले गई इज इक्वल्स टू एल की फॉर्म में लिखोगे तो एल एलिमेंट्री मैट्रिसेस के इन्वर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी आप ऑलरेडी यहाँ देख चुके हो, जब आप खुद फाइंड आउट करोगे आपने E2 1 E3 1 E3 2 या E3 1 गिवन नहीं है, मैंने नहीं राइट डाउन किया, लेकिन आप उस जो आपको गिवन एग्जांपल है उस केस में E3 1 को भी राइट डाउन करोगे। आप इस फॉर्म में लिख कर यहाँ इसका इन्वर्स लिखोगे, इन्वर्स रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे 3 मैट्रिसेस का। वो लिखने के बाद जब आप इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ ये आपको एल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपके पास हमेशा एल मैट्रिक्स आएगा इसमें ऑलवेज अपर ट्राइंगुलर फॉर्म होगी, सॉरी लोअर ट्राइंगुलर फॉर्म होगी।
और जो आपके पास यू वाला मैट्रिक्स आ रहा है इसमें अपर ट्राइंगुलर फॉर्म होगा, यानी यहाँ आप बैकवर्ड एल के लिए बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करोगे और सॉरी यू के लिए बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करोगे और एल के लिए जो है वो आप फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन करोगे। अब आपने फाइंड क्या करना है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, इन एक्स को यहाँ फाइंड आउट करना है। जो आपका ए की आपने फैक्टराइजेशन की वो एल यू की फॉर्म में लिखी, आपने ए को यहाँ एल यू की फॉर्म में लिख दिया, एक्स को आप एज इट इज़ लिख रहे हो इज इक्वल्स टू बी। अब आप क्या कर रहे हो कि यू एक्स वाले मैट्रिक्स को वाई के इक्वल एज्यूम कर रहे हो, वाई जो है वो आपका वेक्टर फॉर्म में y1 y2 y3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एल जो मैट्रिक्स था उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन करोगे, यानी यहाँ ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आपका ये एल वाई है तो आप क्या लिखोगे y1 इज इक्वल्स टू जो बी मैट्रिक्स का आपके पास क्या था 1, यानी यहाँ आपके पास आ जाएगा y1 इज इक्वल्स टू 1, इस तरह 2y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू -4 माइनस y1 माइनस 2y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 9। तो आपके पास ये 3 इक्वेशंस आ गए। यहाँ से आप इसमें y1 अगर पुट करते हो तो y2 को फाइंड आउट कर लोगे, y1 और y2 को पुट करते हो तो आप y3 को फाइंड आउट कर लोगे, और उससे आपके पास जो y वेक्टर मैट्रिक्स है वो आपके पास 1 -6 -2 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यू एक्स जो ये वाला आपके पास यू एक्स था, यू एक्स इज इक्वल्स टू वाई को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी आपने यू एक्स को वाई के इक्वल अज्यूम किया था, वाई को आप फाइंड आउट कर चुके हो। तो यू मैट्रिक्स जो है वो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है, इसमें आपकी अपर ट्राइंगुलर फॉर्म है। इसमें आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपके पास x1 x2 x3 आ जाएगा। यही आप इसी मैट्रिक्स x को फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो आपने इसी तरह किया कि जो ये वाला आपके पास मैट्रिक्स था इसमें क्या लिखोगे 2x1 इज इक्वल्स टू y जो मैट्रिक्स अब आपने फाइंड आउट किया था वो यहाँ y1 y2 y3 जो आपके पास आए थे वो 1 -6 -2 आए थे, ऐसे ही था। तो इसी तरह ही आप लिखोगे 2x1 इज इक्वल्स टू 1 -3 यहाँ x3 आएगा आपके पास 2x3 इज इक्वल्स टू 1 -3x2 -3x3 इज इक्वल्स टू ये आपके पास -6, y का ये आपके पास -6 आ जाएगा, और यहाँ आपके पास टू x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू 1। आपने इसी तरह ही लिखा ना कि आपने यू एक्स इज इक्वल्स टू वाई लिखा। अब यू में जो आपकी नीचे वाली मैट्रिक्स फॉर्म में जस्ट 3 पोजीशन थी उसको आपने 2x3 इज इक्वल्स टू इस वाई मैट्रिक्स के -2 इस तरह इस इक्वेशन को -6 जो आपके बाद इक्वेशन आ रही है उसको 1 के इक्वल लिखा। अब इसमें आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपके पास x3 x2 और x1 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपने इसमें आपको फाइंड आउट करने के लिए भी यही कहा गया था कि आपने a x इज इक्वल्स टू बी को फाइंड आउट करना है। तो वही आपका जो मैट्रिक्स a गिवन था वो x आपके पास जो आपने फाइंड आउट भी जस्ट किया वो आ गया, और जो आपके पास b मैट्रिक्स 1 -4 9 ये वाला ये भी आपके पास ऑलरेडी गिवन था।
तो आपने फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू, यानी आपने यहाँ ए मैट्रिक्स को एल यू की फॉर्म में फैक्टराइज किया तो आपके पास अपर और लोअर ट्राइंगुलर फॉर्म के मैट्रिक्स की फॉर्म में मैट्रिसेस आ जाएगा। आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के मेथड को यूज़ करते हुए यहाँ अपने मैट्रिक्स एक्स को फाइंड आउट करोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो आपने अभी ये वाला लेक्चर कवर किया, इसमें आपने कोई भी रो को एक्सचेंज नहीं किया, यानी आपकी कोई भी जो पिवट पोजीशन थी वो ऑलरेडी ज़ीरो नहीं थी। अगर वो ज़ीरो होगी तो आप रो को एक्सचेंज करोगे। तो मैट्रिसेस में आप रो एक्सचेंज करने के लिए परमुटेशन मैट्रिसेस यूज़ करोगे। अगर आप रो 1 रो 2 को एक्सचेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ आप इस परमुटेशन मैट्रिक्स 1 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इस तरह अगर 1 और 3 रो को एक्सचेंज करना चाह रहे हो तो परमुटेशन मैट्रिक्स P1 3। अगर 2 और 3 रोज़ को एक्सचेंज करना चाह रहे हो तो आप परमुटेशन मैट्रिक्स ये वाला यूज़ करोगे। इस तरह अगर 3 रोज़ चेंज करना चाह रहे होंगे, एक्सचेंज करना चाह रहे होंगे तो इन 2 परमुटेशन मैट्रिक्स को यूज़ करोगे। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए नहीं इनफ है।